यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। इतिहास का मॉडल पेपर है जो आपके 5 तारीख एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर कई सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को बना करके एनालिसिस करके बनाया गया है। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व किया तो 95+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड अंगा में ऐतिहासिक तिथियां और 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। तो बच्चों, इस प्रकार कुछ आपका प्रश्न पत्र डिवाइड है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का आने वाला है। तो बच्चों, पूरा पेपर मैं आंसर के साथ बताने वाला हूँ। सभी लोग पूरा मॉडल पेपर को ध्यान से देखेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा ही मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? क्या मोहनजोदड़ो में, रोपड़ में, हड़प्पा में? इनमें से कोई नहीं। तो का वाला सही हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। फिर महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? तो क्या कृष्ण था, वेदव्यास था, विदुर था, नारद था? ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, वेदव्यास। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्या कलाहस्ती में, तिरुपति में, हम्पी में, भद्राचलम में? तो ये कहाँ पे अवस्थित है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। सांची का स्तूप निर्मित कराया था, किसने कराया था? अजातशत्रु ने, महापद्म नंद ने, अशोक ने, कनिष्क ने? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। सांची का स्तूप अशोक ने निर्मित कराया था। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बाबा गुरु नानक देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने? तो बिल्कुल घा वाला सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। विजयनगर अवस्थित है, तो बच्चों क्या कावेरी के तट पर अवस्थित है, कृष्णा नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर है, या भागीरथी नदी के तट पर अवस्थित है? विजयनगर कहाँ अवस्थित था? तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित था। फिर बच्चों, यहाँ पे देखेंगे 7वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? बैरकपुर में, मेरठ में, लखनऊ में, आगरा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। 1857 की प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? मेरठ में। फिर यहाँ पे देखेंगे 8वां प्रश्न है, संताल विद्रोह किससे संबंधित है? फिर बच्चों, 8वां प्रश्न आता है कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से? इनमें से कोई नहीं। तो संथाल एक जनजातीय लोग थे, तो ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। तो संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? जनजातीय आंदोलन से। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? क्या 1905 में, 6 में, 7 में, 9 में? 1907 में हुआ था। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? नरम दल और गरम दल में टूट जाता है। नरम दल प्लस गरम दल में ये विभाजित हो जाता है। और ये कब होता है? तो 1907 में होता है। फिर बच्चों है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 93 प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली भूमि है, जिसका नाम काली मिट्टी से के कारण पड़ा है। किस शासक ने मेगास्थनीज को दूध बनाकर भारत भेजा था? तो मेगास्थनीज को भारत भेजने वाले शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत के संविधान की 4 विशेषताएं हैं, लिखित संविधान है, संविधान संघवाद है, सर्वोच्चता और धारा 370। फिर बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम में को मजबूत किया। फिर बच्चों, 15वां प्रश्न आता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। फिर बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, जिनका उत्तर 100 शब्दों में देना है आपको।
पहला प्रश्न है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? तो नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यह ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर आर्थिक शोषण का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने नमक पर ब्रिटिश राज के एकाधिकार का विरोध कर जन जन को साथ जोड़ा। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता और स्वदेशी उत्पादों की तरफ प्रेरित किया, जिससे भारतीय जनता ने नमक कानून के खिलाफ व्यापक असहमति जताई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन प्राप्त किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। फिर बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं थीं, ये बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र थे जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुए। इनमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। फिर धातु विज्ञान और शिल्पकला की प्रगति हुई, जिससे नई चीज़ों का निर्माण हुआ। चौथा, इन क्षेत्रों में जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी और सामाजिक संगठन मजबूत था। पांचवा क्या था, धर्म, संस्कृति और कला का भी इस काल में विकास हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपस्थिति। फिर 18वां प्रश्न बच्चों आता है, सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? तो सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश राज ने उनकी शक्ति और प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए जमींदारी प्रथा लागू की, जिससे उन्हें भारतीय कर चुकाना पड़ा। साथ ही उनकी स्वतंत्रता, स्थानीय प्रशासनिक अधिकार और भूमि पर नियंत्रण को चुनौती दी गई। सामंतों ने ब्रिटिश शोषण, असमान कर प्रणाली और व्यापार के नियमों के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करनी पड़ी। फिर बच्चों 19वां प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। तो मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन में एक प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को पद और वेतन के बदले पर आधारित किया गया था। मनसबदार को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जाती थी। यह प्रथा सैन्य शक्ति के नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस व्यवस्था ने जमींदारों और सामंतों के बीच असमानता को भी बढ़ावा दिया और किसानों पर करदाताओं का बोझ बढ़ा दिया। इससे सामंतशाही की स्थिति मजबूत हुई, जो अंततः साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनी। फिर बच्चों 20वां प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया, भारत के आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट, भारतीयों पर भारी कर और सेवाओं का प्रयोग, स्वदेशी उद्योगों की मंदी और बेरोजगारी, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। 21वां प्रश्न आता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं? तो संप्रदाय के समन्वय का तात्पर्य विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच आपसी मेल जोल और संबंध को समझने से है। इतिहासकार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आपसी प्रभावों और साझा तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर यह समझा जाता है कि कैसे विभिन्न समुदाय एक दूसरे से प्रभावित हुए और समाज में मेलजोल बढ़ा। फिर बच्चों आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। पहला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। और इसके साथ ऑप्शन में है, मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला उत्तर लिखा गया है, मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है, यानी मुगल काल की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है 300 शब्दों में। तो मुगल काल जो कि 1526 से 1717 तक 1526 से 1707 में तक चला, में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय समाज की रीढ़ थी। अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी और कृषि पर निर्भर थी। शेर शाह सूरी और अकबर ने कर व्यवस्था में सुधार किए, जिससे किसानों को स्थिरता मिली। कृषि व्यवस्था मुगल काल में कृषि मानसून पर निर्भर थी। प्रमुख फसलें गेहूं, धान, जौ, बाजरा, कपास और गन्ना थीं। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरें बनाई गईं। अकबर के शासनकाल में जब्ती, दशाला और गल्ला बख्शी जैसे कर प्रणाली लागू की गई, जिससे किसानों पर कर का बोझ कम हुआ।
फिर बच्चों ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो ग्राम पंचायतें स्थानीय प्रशासन का केंद्र थीं। दस्तकारी और छोटे कुटीर उद्योग गांवों में विकसित हुए। कपड़ा उद्योग, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के सामान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा थे। किसानों और दस्तकारों के बीच वस्तु विनिमय पर की परंपरा थी। कृषि भूमि कर और राजस्व प्रणाली। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने भूमि की माप के आधार पर कर निर्धारण किया। भू राजस्व वसूली किसानों के उत्पादन पर निर्भर थी, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। मुगल शासन में जागीरदारी व्यवस्था भी प्रचलित थी, जिसमें अधिकारी किसानों से कर वसूलते थे। निष्कर्ष में देखेंगे कि मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत थी। कर सुधारों और सिंचाई व्यवस्थाओं से कृषि को बढ़ावा मिला, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आई। हालांकि किसानों पर कर का दबाव अधिक था और मानसून की अनिश्चितता के कारण वे कभी कभी आर्थिक संकट का सामना करते थे। फिर बच्चों 23वां प्रश्न देखेंगे, 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों, प्राकृतिक तथा महत्व का विवेचना कीजिए, या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे यही उत्तर लिया गया है। नमक सत्याग्रह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिससे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में शुरू किया। यह आंदोलन असहयोग और सविनय योग्य आंदोलन का हिस्सा था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की आर्थिक नीतियों को चुनौती दी। पृष्ठभूमि और कारण। ब्रिटिश सरकार ने भारत में नमक पर कर लगाया था, जिससे आम जनता को महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गरीब जनता जो स्वयं नमक बनाती थी, इस कानून के कारण उसे खरीदने के लिए मजबूर हो गई। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया और इसके खिलाफ सविनय योग्य आंदोलन शुरू किया। दांडी यात्रा और सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 78 सत्याग्रहियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 240 मील यानी कि 384 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, जब गांधी जी ने समुद्र तट पर पहुंचकर कानून तोड़ते हुए स्वयं नमक बनाया। इस प्रतीकात्मक कार्य ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन को जन्म दिया। प्रभाव और परिणाम की बात करें तो हजारों लोगों ने अवैध रूप से नमक बनाकर आंदोलन में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज करने वाला साबित हुआ। 1931 में गांधी अरविंद समझौते के तहत आंदोलन को समाप्त किया गया, जिसके बाद गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। फिर निष्कर्ष में देखेंगे तो नमक सत्याग्रह केवल एक कर विरोधी आंदोलन नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय जनता की एकजुटता और असहयोग की मिसाल था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और आम जनता को राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा। फिर बच्चों यहाँ पे 24वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए, या फिर भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। विस्तृत और लिखित संविधान। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इसमें कई संशोधन किए जा चुके हैं। संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। साथ ही 42वें संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संघात्मक संरचना। भारत को एक संघीय राज्य बनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इस विभाजन को निर्धारित करती हैं। न्यायिक समीक्षा। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है और इसे संविधान की संवैधानिकता की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। यह कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, जहां सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है और राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। निष्कर्ष में देखेंगे, भारतीय संविधान लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्यों को संरक्षित करता है। यह समय के साथ बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है, जिससे इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। फिर खंड अंगा में
निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे 1026, यहाँ पे सारे के उत्तर लिखे हैं। 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1831 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। 1973 में भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1814 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1617 में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। 1955 में भारत में दलितों के लिए विशेष ट्रेन दलित मित्र शुरू की गई। 1989 में बर्लिन दीवार गिराई गई। 1325 में इब्न बतूता भारत यात्रा पर आए। दिए गए भारत के, तो इसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के हो गए। फिर मानचित्र भी आपका 10 नंबर का आता है। 5 होता है उत्तर बताने के और 5 होते हैं दर्शाने के। तो भारत में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों का चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 निर्धारित अंक है। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, संथाल विद्रोह वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ पे हुआ था भाई? अमृतसर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था जिसको चेन्नई बोलते हैं। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज, सॉरी हाँ यहाँ पे है वह स्थान जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो प्रयागराज इलाहाबाद। फिर 1847 क्रांति की शुरुआत, तो मेरठ। तो यहाँ पे उत्तर लिख के फिर इसको आपको भारत के मैप में इन सभी स्थानों को दर्शाना भी है। इस प्रकार आपका ये मॉडल पेपर हो जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। सब लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।